हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पीछे जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पढ़ा था, और उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन आया था वो शायद 52.4% के करीब आया था। आपने देखा होगा कि पैकिंग, इसका मतलब यूनिट सेल में जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाता है, घेरा जाता है स्थान, वो एक एटम के द्वारा, और वो कितना होता है 52.4% होता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे बीसीसी, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। एससीसी में और इसमें जरा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एससीसी के लिए निकाला, यहाँ बीसीसी के लिए हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, और फिर हम लोग एफसीसी के लिए। सबके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो वहाँ जो एटम होता है कॉर्नर पे सिचुएटेड, वो एक दूसरे से टच होता है। तब भी इसके बीच जो दूरी माना गया था वो एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस, जिसको ए बोला गया था, एज लेंथ बोला गया था, किनारों की लंबाई ए माना गया था, और ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2r के बराबर था। कितने के बराबर था? 2r, 2 रेडियस के बराबर था। अगर एटम एक दूसरे से टच है इस तरीके से हमेशा, तो इसके बीच की जो दूरी होगी एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक, ये डी भी होगा, या इसी को हम ए भी बोलेंगे इसके केस में। और 2 रेडियस आर और आर, 2 त्रिज्याएं होंगी, ये बात आपको पता है। 2 रेडियस इज इक्वल टू 2r हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो ये जो 4 एटम ऊपर है, 4 एटम जो नीचे है, वो इससे टच होता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से टच नहीं होता है। तो इसका एज लेंथ हमने ये मान लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज लेंथ इज इक्वल टू ए। क्या माना? ए माना। वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया, जो स्थान घेरा गया, वो कितना होना चाहिए एटम के द्वारा? तो एटम के द्वारा जो स्थान घेरा गया वो जानना चाहिए कि एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसको 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होता है। किसी भी स्फीयर का मतलब एक गोल टाइप का, अगर कोई फुटबॉल जैसे आकार का कोई अगर स्ट्रक्चर है और उसका अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है। तो कोई भी एटम है, इसको हम बॉल जैसे मान लेते हैं, तो इसका जो आयतन मापा जाएगा, वॉल्यूम मेजर किया जाएगा, वो इतना होगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब हम काम करते हैं, हमें वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स, कितने एटम्स इसमें होते हैं? बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स होते हैं। कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8 जो होता है, हर का पार्टिसिपेशन 1/8 होता है, ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। तो टोटल 8 इज इक्वल टू 1, और एक बॉडी में होता है तो टोटल बॉडी सेंटर में 2 एटम्स होते हैं। इसका मतलब 2 स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 8/3 पाई r क्यूब। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना होगा जो ऑक्युपाई किया गया, जो स्थान घेरा गया है एटम के द्वारा, वो इतना होना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन में काम आएगा, ठीक है, ये जानते हैं। अब टोटल वॉल्यूम निकाला, लेकिन टोटल वॉल्यूम निकालने से पहले हमें इसका एडी की तो वैल्यू निकाल लें। एडी निकालना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये टच है, ये आपस में टच नहीं है, लेकिन ये आपस में टच है, ओके। यहाँ पे आप नहीं दिखा सकते। और टोटल त्रिज्या यहाँ कितने होंगे? 4 होंगे, 1 2 3, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 त्रिज्या होगी। तो आइए AD इज इक्वल टू कितना लिखते हैं? AD इज इक्वल टू 4r लिख सकते हैं, 4r। इक्वेशन सेकेंड हो गया, इस तरीके से हो गया। अब इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है, तो पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए हमें ये जो 4r है इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। किससे कोरिलेट करेंगे? ये बात हमें देखना होगा √3 से। कैसे, कहाँ से आता है ये बात? तो यहाँ पे आपको देखिए एक फेस डायगोनल, हमने इसके फेस के इस तरीके से त्रिज्या लगा दिया। ये फेस ABC एक त्रिज्या त्रिभुज बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है, और एक ट्राइंगल ACD ट्राइंगल बना रहे हैं। इसको कंपेयर करके हम इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे, देन निकालेंगे। तो अगर हमें AC की वैल्यू निकालना है तो हमें AC इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या होनी चाहिए?
BC और AB का प्लस होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या है, फेस डायगोनल है। डायगोनल की वैल्यू में क्या निकालना है, ये निकालना है AB प्लस BC निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC में, ठीक है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB आपका A है, BC आपका A है, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 2A का स्क्वायर हो जाएगा। A चूंकि स्क्वायर में ये बाहर जाएगा, तो इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2A आपका बाहर हो जाएगा। ओके, एक बात तो हमें ये पता चली, ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड कर लीजिए। ठीक, अब हम क्या करें, AD की वैल्यू निकालो। AD की वैल्यू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। फिर से इन ट्राइंगल ACD, AD इज इक्वल टू, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, तो हमने इसको स्क्वायर हटा दिया, इसको अंडर रूट में कर लिया। जब अंडर रूट में करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। हमें पता है कि AC की वैल्यू कितना है, रूट 2A का स्क्वायर आया, तो 2A का स्क्वायर आया, रूट ऑलरेडी इसमें है, मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे, इज प्लस यहाँ पे CD की वैल्यू क्या है, A का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3A का स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू आपके रूट 3A लिख सकते हैं, A को हम बाहर कर सकते हैं अंडर रूट से, ठीक है। इक्वेशन आपके पास आ गया 4, ये AD की वैल्यू आ गई। अब इस AD की वैल्यू को जरा यहाँ से कंपेयर करिए, सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड से। तो इस इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, यानी समीकरण 2 और 4 से। तो हमें पता है कि यहाँ पे रूट 3A इज इक्वल टू कितना आया, 4R आ गया, तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 4 रूट 3R आ गया, ठीक है। ये A की वैल्यू आया। A की वैल्यू जब हमें पता चलता है, यानी इसकी वैल्यू पता चलता है, क्योंकि एक दूसरे से तो टच है नहीं ये चीज, तो यहाँ पे जो A की वैल्यू आया 4/3R आ गया, ठीक। जब ये वैल्यू यहाँ पे आ गया तो हम वॉल्यूम इसका निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी ऊपर का चीज हम स्पेस निकालें और इस चीज को आप लोग देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक है। अब किसी भी यहाँ A इसको A माना था, तो हमें पता है किसी भी क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, A क्यूब हो जाता है, यानी A इंटू A होता है, यानी A क्यूब हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब, क्या हो जाएगा, A क्यूब। A क्यूब की वैल्यू आप यहाँ से रखिए, कितना आया, 4 पाई अपॉन रूट 3 का होल क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64, 4 चौक 16 चौको 64, यानी इसको जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, पाई क्यूब आ जाएगा, हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे R भी है, R को मैंने छोड़ दिया था, सॉरी तो क्यूब नहीं, यहाँ पे R होनी चाहिए, ओके। 64 R क्यूब हो गया, अपॉन में जब रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा इंटू रूट 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट 3 लिख सकते हैं, हो सकता है। चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गया। ये हो गया आपका वॉल्यूम, किसका, यूनिट का वॉल्यूम, और ये किसका वॉल्यूम हो गया, एटम का वॉल्यूम हो गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैकिंग
फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड कर लिया गया है वो कितना है, 8/3 पाई आर क्यूब। 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन में टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 64 आर क्यूब अपॉन में 3√3। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि ये चीज उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब इंटू यहाँ आ जाएगा 3√3 और फिर अपॉन में, ओके हाँ 3√3, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये 64 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 3 × 64 आर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब जरा इसको सॉल्व करिए। आर क्यूब को कैंसिल कर दीजिए, 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर बचा √3 पाई बचा और यहाँ पे बचा 8। ठीक, इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आइए ऊपर आपके पास है √3 पाई अपॉन में नीचे आपके पास है 8। क्लियर? √3 की जो वैल्यू होती है वो तो 1.732 होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपके पास इस तरीके से आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और अपॉन में ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब मल्टीपल हो जाएगा। इज इक्वल टू जब ऊपर वाले को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 38.104 आ जाएगा अपॉन में 8 7 56 आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.68 और फिर 0.4 इसी आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ पा रहे? जब ये वैल्यू आपके पास आ गया है, अब जरा सा इसको सॉल्व करिए। आइए जब इसको सॉल्व करते हैं, अब मैं कहाँ लिखूँ ओके, अब मैं ये डिज़ाइन मिटा देता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। और जब मैं इसको मिटा देता हूँ, सारे डिटेल्स आपके पास है, मैंने एक टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पे पैकिंग परसेंटेज निकालना है। हमेशा जब पैकिंग निकल जाएगा तो उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे पैकिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं या पैकिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 0.6804 इंटू 100 कर देंगे इज इक्वल टू 68% मान लेते हैं। यानी जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया वो कितना है, 68%। यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स इज इक्वल टू 68%। अनऑक्युपाइड वॉल्यूम जो स्थान अभी खाली है वो कितना है, 100 - 68 इज इक्वल टू 32%। यानी जब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 68% जो वॉल्यूम होता है वो कवर किया जाता है और जो खाली स्पेस बचता है वो कितना होता है, 32%। बात समझ में आ रहा है? तो बॉडी सेंटर्ड में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 68% आता है और बाकी का स्पेस खाली रहता है। यही चीज़ आपने देखा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो वहाँ 52.4% ऑक्युपाई होता है, बाकी का स्पेस आपका खाली होता है। अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो और एक यूनिट सेल के लिए हमें पढ़ना है, वो एफसीसी के लिए पढ़ना है, जहाँ पे आपके 4 एटम्स होते हैं। अगर वो चीज़ भी आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली हम चीज़ समझ में आ जाएगा।
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा हर चीज़, और जो भी चीज़ यहाँ पे आपको डाउटफुल लगेगा उसको कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। जब आप जरूर कमेंट्स लिखिएगा, जब आप पढ़ रहे होते यूट्यूब से तो डेफिनेटली उस पर कमेंट्स लिखा करिए, वीडियो अच्छा है नहीं है कैसा है वो भी लिखा करिए, अच्छा हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, नहीं है तो आप कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। ये एक स्टूडेंट का फर्ज बनता है और उससे अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।